Hello dear friends, my name is Akib Rasool and I welcome you all in today's lecture. Today this is our lecture number 10. In this lecture we will discuss about the generation and detection of FM waves. In last lecture we discussed about the transmitters, different types of transmitters we use in AM and FM modulation. So in this lecture we will discuss about first we will discuss about the generation, how FM waves are generated, and then we will discuss about the detection of FM waves. यहाँ पे अगर हम पहले देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में मतलब जो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस की कि जो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो हैं, यानी कि ए मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है एंड प्लस फेज मॉड्यूलेशन है, वो हम कैसे करते हैं, मतलब उनकी क्या प्रोसेस है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो पहले अगर हम यहाँ पे एफएम की बात करेंगे तो एफएम में ऑलरेडी हमने देखा है जो हमारी कैरियर वेव होती है उसमें क्या करते हैं उसमें हम इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। जो हमारी मैसेज सिग्नल होती है यानी कि इनपुट सिग्नल जो कैरी करती है क्या इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एफएम वेव्स जो होती हैं ये हम जनरेट कैसे करते हैं, इनकी जनरेशन जो है वो कैसे होती है। देखिए जो हमें यहाँ पे फाइनली फिर क्या मिलती है, इनको मिक्स करके हमें यहाँ पे मिलती है फिर एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हमें यहाँ पे मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो होती है वेरिएबल, यानी कि वो चेंज होती है इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज वेव। देखिए जहाँ पे हमारा साइकिल जो है यहाँ पे पॉजिटिव अगर होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जब ये नेगेटिव होगा तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की तो वो यहाँ पे कम होगी। और अब अगर यहाँ पे ये जीरो होगी यानी कि ऐसे, तो यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी पे कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो होती है यानी कि एफएम वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है एंड दिस वेरिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है जनरेशन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए एफएम वेव्स आर जनरेटेड यूजिंग ऑसिलेटर्स। तो ऑसिलेटर्स हमने लास्ट लेक्चर में भी मतलब पढ़ा कि कैसे हम ऑसिलेटर्स को यूज करके यहाँ पे एफएम वेव्स जनरेट करते हैं। दैट कैन मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल, यानी कि मॉड्यूलेट क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मॉड्यूलेट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की, एंड दैट इज बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल। वो इनपुट सिग्नल कौन सी है, ये आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे रिएक्टेंस मॉड्यूलेशन है, वेरेक्टर डायोड है, मॉड्यूलेटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेटर्स हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो हैं या मॉड्यूलेटर्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं एफएम वेव यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो चलिए अगर हम यहाँ पे पहले देखेंगे जो हमारी मेथड्स हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जांपल ये आपकी मैसेज सिग्नल है या बेसबैंड सिग्नल। देखिए यहाँ पे ये साइलेंट है, यानी कि यहाँ पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है साइकिल है, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, फिर पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और फिर नेगेटिव साइकिल जिसको हम कहते हैं ट्रफ। और ये क्या है, ये आपकी कैरियर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। अभी जब हम मॉड्यूलेशन इसकी करते हैं, देखिए जब ये क्या है जीरो इसका वैल्यू किसका, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारी, तब जो है इस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी वही सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी होगी इस पोर्शन में। आप ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो इस पोर्शन की और इस पोर्शन की जो फ्रीक्वेंसी वो सेम है। इसके बाद अगर हम ये वाला पॉजिटिव वाला साइकिल देखेंगे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे जो है इसकी मतलब इसके अकॉर्डिंग इस पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इन अकॉर्डिंग्स विद दिस एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे इस कैरियर सिग्नल का जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज होगी। आप अगर ये दोनों आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स कम है, और यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और इसी तरह जब यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ा इसका, इस नेगेटिव साइकिल का, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे खाली 2 ही साइकिल्स है, यहाँ पे 3 साइकिल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, यानी कि यहाँ पे नो चेंज है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, और यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी
मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी हुई चेंज किसकी, कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। तो यही मैसेज सिग्नल यहाँ पे डिसाइड करती है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या कांस्टेंट रह जाएगी। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे मेथड्स ऑफ एफएम जनरेशन, यानी कि देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे एफएम जनरेशन, तो यहाँ पे दो मेथड एफएम जनरेशन के। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। देखिए इसके बाद जो डायरेक्ट मेथड है इसके दो टाइप्स फर्दर है, एक है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और दूसरा है यहाँ पे वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। और जो इनडायरेक्ट जो है इसका एक ही टाइप है यहाँ पे, उसको हम कहेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आज हम फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग जो है मॉड्यूलेटर। ये कौन सा है, ये है इनडायरेक्ट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनडायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट कौन सा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट एफएम जनरेशन टेक्निक। तो इसमें डायरेक्ट कौन कौन सा है, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। और इनडायरेक्ट कौन सा है, वो है आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट में क्या होता है, इन डायरेक्ट मेथड जो फ्रीक्वेंसी होती है, frequency of carrier that is directly varied by modulating voltage। देखिए जो हमारी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, ये हमारी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, ठीक है, ये हमारी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज प्लस माइनस, और ये हमारी कैरियर, ठीक है, कैरियर सिग्नल। जो इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है इसको वेरी करती है कौन, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली इसको ये क्या करते हैं, वेरी किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। वही लिखा मैंने यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज डायरेक्टली वेरिड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये किस में आता है, डायरेक्ट मेथड में। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जो है ये टेक्निक जो है इनडायरेक्टली काम करती है, यानी कि यहाँ पे पहले फॉर एग्जाम्पल नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यहाँ पे हमें मिलेगी, उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर्स यूज करेंगे, उसके बाद फाइनली हमें वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज होंगे। यहाँ पे डायरेक्टली जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज डायरेक्टली वेरिड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो पहले अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम, देखिए यहाँ पे डायग्राम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे सर्किट की बात करेंगे, ये है कौन सा, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, ये एक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिएक्टेंस क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, इनके बीच क्या डिफरेंस है। रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट में, लेकिन कौन सा करंट, एसी करंट। और रेजिस्टेंस क्या है, वो डीसी करंट में जो है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि डीसी करंट। और रिएक्टेंस क्या है, एसी करंट। इसके बाद एक और टर्म है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म जो है जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही जो ये सर्किट वगैरह, इसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि कौन सा करंट, डीसी करंट। और रिएक्टेंस क्या है, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, लेकिन कौन सा करंट, एसी करंट, जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इम्पीडेंस जो है ये हम किससे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं हम जेड से। और इम्पीडेंस इट इज द टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा कोई सर्किट है, यहाँ पे जो टोटल अपोजिशन होगी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर प्लस एक्स।
फॉर एग्जाम्पल एक्स क्या है, एक्स इज रिएक्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस एंड जेड इज इम्पिडेंस। सो जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप यहाँ पे कंसेप्ट जो है इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है ये आपको यहाँ पे समझ आई होगी। देखिए लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है मेन वो है रिएक्टेंस का। तो रिएक्टेंस जो होती है, रिएक्टेंस यहाँ पे इंडक्टिव हो सकती है, इंडक्टिव, इट कैन बी आइदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो रिएक्टेंस क्या हो सकती है, रिएक्टेंस हो सकती है कैपेसिटिव भी या हो सकते हैं इंडक्टिव। यानी कि रिएक्टेंस के दो टाइप्स हैं, इंडक्टिव के रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए अब आप कहेंगे कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इनमें क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ पे रिएक्टेंस जो होगी वो होगी ड्यू टू द इंडक्टर। इंडक्टर क्या होती है, ये कॉइल जैसी होती है। और कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है एक प्लेट जैसा, यानी कि एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये होता है पॉजिटिव प्लेट, ये इसमें होता है नेगेटिव प्लेट। और रिएक्टेंस अगर इसकी वजह से होगी तो उसको हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस अगर इंडक्टर की वजह से होगी तो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस सर्किट में क्या करना है हमें, यही रिएक्टेंस हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, रिएक्टेंस। और ये रिएक्टेंस जो है ये हो सकती है आपकी इंडक्टिव भी, ये हो सकती है आपकी कैपेसिटिव भी। और ये किस पे डिपेंड है, ये इंडक्टिव होगी या कैपेसिटिव होगी, ये होता है डिपेंड किस पे, जो हम यहाँ पे सर्किट एलिमेंट्स यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे इंडक्टर यूज करेंगे तब हम कहेंगे जो रिएक्टेंस है यहाँ पे वो है इंडक्टिव है। और अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज करेंगे तब हम कहेंगे ये यहाँ पे कौन सी है, ये यहाँ पे है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंस निकालना। और रिएक्टेंस से हम निकालेंगे यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पे निकालेंगे। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसका असर क्या रहता है फिर फ्रीक्वेंसी चेंज में। और मेन मकसद क्या हमारा यहाँ पे, मेन फाइनल जो है हमारा मकसद कैरियर वेव का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंस से हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से फिर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज पे जो है क्या असर पड़ेगा, ये सर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अब अगर हम यहाँ पे सर्किट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, और ये डिवाइस जो है इसको हम कहते हैं FET यानी कि फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर। ये एक डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। यहाँ पे हम FET भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम BJT भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम सिंपली ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, या FET या BJT, दोनों क्या, दोनों ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। इसको हम कहते हैं फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए पहले हम यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। क्या है, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, क्या है, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। देखिए क्या हो सकता है इसमें, जो ये रिएक्टेंस सर्किट होता है, मॉड्यूलेटर रिएक्टेंस है, इट कंसिस्ट ऑफ BJT और FET, यानी कि FET हो सकता है या इसमें BJT हो सकता है, विच एग्जिबिट्स अ वेरिएबल रिएक्टेंस विद चेंज इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखिए जो ये सर्किट जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी रिएक्टेंस जो है वो वेरी करती है विद चेंज इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखिए यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल्स, इनपुट टर्मिनल्स A एंड A', यहाँ पे हम फीड करते हैं इसको इनपुट सिग्नल यानी कि VI, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है ये क्या करती है, ये वेरी करती है इसके रिएक्टेंस को, किसकी रिएक्टेंस को, इस सर्किट के रिएक्टेंस को ये वेरी करेगा। और इस रिएक्टेंस जब यहाँ पे वेरी करेगी, इससे क्या होगा फिर, इससे यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो है यानी कि इस सर्किट की टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो इस सर्किट की, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक स्लाइड हम ऐड करेंगे समझाने के लिए आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्किट है, ठीक है, ये हमारा सर्किट कौन सा, मॉड्यूलेटर, रिएक्टिव मॉड्यूलेटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फीड करेंगे, इसको इनपुट वोल्टेज, जिसको हम कहेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल करती क्या है, ये इसकी रिएक्टेंस, जो इस मॉड्यूलेटर की रिएक्टेंस जो है X, इसको ये क्या करेगा, चेंज यहाँ पे करेगा, यानी कि वेरी करेगा। तो इस सर्किट में क्या क्या होता है, एक तो इसमें FET होता है, और FET का एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। और इस सर्किट की जो रिएक्टेंस है वो कौन यहाँ पे वेरी करता है, ये इनपुट वोल्टेज, इसको हम VI कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद एक और सर्किट हमने यहाँ पे ऐड किया इसमें। देखिए
यहाँ पे हमने एक और सर्किट जो है रेड वाला है, इसको हम कहते हैं टैंक सर्किट। क्या कहते हैं? टैंक सर्किट। यानी कि अक्रॉस दिस सर्किट वी कनेक्ट अनदर सर्किट नोन एज टैंक सर्किट। और ये टैंक सर्किट क्या होता है? इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इसमें इंडक्टर और दूसरा होता है इसमें कैपेसिटर। क्या होता है? इंडक्टर और कैपेसिटर। सो वी कनेक्ट दिस मॉड्यूलेटर रिएक्टेंस सर्किट, यानी कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर अक्रॉस दी टैंक सर्किट। और टैंक सर्किट क्या होता है? टैंक सर्किट में आपका इंडक्टर होता है और यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा मेन मकसद क्या है? इस सर्किट की रिएक्टेंस जो है उसको चेंज करना, और यहाँ पे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? इस एफ का। देखिए एफ का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम कहते हैं GM, यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस, देखिए ये आपको इक्वेशन इसके थ्रू फिर समझ आएगा, फिलहाल आप ये ऐसे याद रखें, ट्रांस कंडक्टेंस। तो ट्रांस कंडक्टेंस हम डिनोट करते हैं किसी GM से, और इसका जो SI यूनिट है वो क्या? वो साइमन। साइमन इसका SI यूनिट है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस, किसका? रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट। एक तो रिएक्टेंस और GM द वैल्यू ऑफ दिस सर्किट, यानी कि द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस फॉर दिस सर्किट, यानी कि XC और GM जो है ये हम क्या करते हैं? ये हम यहाँ पे चेंज करते हैं। देखिए जो ये रिएक्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GM। यानी कि अगर यहाँ पे GM ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस FET, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस FET जो है अगर ये इंक्रीज होगी तो यहाँ पे रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगी, और अगर यहाँ पे GM क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो XC यानी कि रिएक्टेंस भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो द वैल्यू ऑफ दिस रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ FET विच कैन बी मेड जो GM जो होती है, GM खुद किस पे डिपेंड होता है? GM होता है खुद डिपेंड VI, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज जो होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये सर्किट जो होगा ये इंडक्टिव भी होगा, ये कैपेसिटिव भी हो सकता है बाय चेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एज डिजायर्ड। यानी कि अगर हम यहाँ पे कैपेसिटिव एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि कैपेसिटर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर हम यहाँ पे इंडक्टर यूज करेंगे तो हम कहेंगे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी यहाँ पे, जो कि हमें फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर आप यहाँ पे कहेंगे सर इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है? इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है? देखिए इंडक्टर क्या होता है? ये कॉइल शेप्ड यहाँ पे एलिमेंट होता है, और कैपेसिटर क्या होता है? या यहाँ पे प्लेट जैसे यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, और दोनों का क्या काम है? दोनों का सेम काम है, टू स्टोर एनर्जी। तो दोनों क्या करते हैं? स्टोर करते हैं एनर्जी, और ये भी क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी। लेकिन जो इंडक्टर है ये स्टोर करता है एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड में ये यानी कि इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वाइल कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इनके दो प्लेट्स के बीच में ये क्या करता है? यहाँ पे ये करता है इनके बीच में स्टोर एनर्जी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये इंडक्टर है ये कॉइल शेप्ड होती है, इस कॉइल के अराउंड जो है एनर्जी जो है यहाँ पे स्टोर करता है, और किसमें? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, किसका? इस रिएक्टेंस का, और इस रिएक्टेंस का वैल्यू है ये होता है बराबर 1/2 पाई FC इक्विवेलेंट। देखिए अब आप कहेंगे ये इक्वेशन आपने कहाँ से लाई? देखिए ये एक बड़ी डेरिवेशन है, वो आपको यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। यहाँ पे आप जो है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आप ये डिराइव करें। तो बस आपको यहाँ पे इसका वैल्यू याद रखना है। तो इट इज रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2 पाई FC इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपको याद रखें। C इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। इसकी जो हमारा ये सर्किट है यहाँ पे एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट जो है इसकी इक्विवेलेंट यानी कि टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, इसकी कैपेसिटेंस, और एक्स क्या है? एक्स इसी सर्किट क्या है? एक्स जो है एक्स इसी सर्किट की रिएक्टेंस है। तो ये रिएक्टेंस जो है ये है बराबर 1/2 पाई FC इक्विवेलेंट, और 2 पाई क्या है? ये कांस्टेंट है, F इज द फ्रीक्वेंसी, C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए इसके बाद हम देखेंगे अगर हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे, इसका C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ये किसके बराबर होती है? तो ये होती है बराबर GM × RC। R क्या है? R इज रेजिस्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस। ठीक है, R इज कैपेसिटेंस, और GM क्या है? GM इज ट्रांस कंडक्टेंस। देखिए यहाँ पे एक और स्लाइड हम ऐड करेंगे।
अगर हम ये इक्वेशन देखेंगे सी इक्विवेलेंट की, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर है, ये है जी एम इंटू आर सी, यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। तो ये है इसकी इक्वेशन, ये भी आप यहाँ पे याद रखेगा। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे कुछ यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स अगर हम नोट करेंगे, देखिए जो सी इक्विवेलेंट है ये डिपेंड करती है किस पे, जी एम पे, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम। इसका मतलब क्या है, अगर जी एम यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या होगी, डिक्रीज, सॉरी ये भी डिक्रीज होगा। और अगर जी एम यहाँ पे डिक्रीज हो गया, यानी ट्रांस कंडक्टेंस अगर यहाँ पे डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। लेकिन अब आप यहाँ पे कहेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन, सर ये ट्रांस कंडक्टेंस है क्या? तो अभी मैंने आपको बताया ट्रांस कंडक्टेंस जो है ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन करंट, चेंज इन, लेकिन कौन सा करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट किसका, जो ये एफ होता है, ठीक है, एफ। और ये ट्रांस कंडक्टेंस किसका होता है, ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। और एफ क्या है, एफ इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। तो जी एम किसके बराबर होता है, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आप आईसी भी लिख सकते हैं डी आई, यानी कि चेंज इन करंट, या डी आई ऐसे डिवाइड बाई डी वी, यानी कि चेंज इन करंट डिवाइड बाई चेंज वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज की वजह से अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेंज करेंगे तो आउटपुट करंट पे क्या असर पड़ेगा, ये किस हिसाब से वेरी होगी। यानी कि आप फिर से समझिए, जो हम यहाँ पे, यानी कि जो हमने अभी सर्किट देखा, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज हम देते थे वो क्या देते, वी आई, यानी कि इनपुट वोल्टेज। अगर हम ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, तो इसके चेंज होने से जो इसका आउटपुट करंट है किसका, इस एफ का, जो हम यहाँ पे फिर क्या लगाते थे, एफ जो हम यहाँ पे यूज करते थे, तो इस एफ पे के आउटपुट करंट पे जो है क्या असर पड़ेगा, वो कैसे चेंज होगा, तो वही है ट्रांस कंडक्टेंस। देखिए अब अगर ट्रांस कंडक्टेंस यहाँ पे चेंज होगा तो ये किस वजह से चेंज होगा, ये होगा वी आई की वजह से चेंज। और अगर यहाँ पे जी एम यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस चेंज होगी तो हमारी सी इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये एक चेन जैसी है, यानी कि वी आई चेंजेस जी एम एंड जी एम चेंजेस सी इक्विवेलेंट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जी एम जो है यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस जो है, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस भी, क्या कहते हैं, म्यूचुअल कंडक्टेंस, म्यूचुअल कंडक्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो आप यहाँ पे याद रखना है। तो एक्चुअली मेजर क्या करता है, एक्चुअली इट मेजर्स हाउ वेल अ डिवाइस कैन एम्पलीफाई सिग्नल, यानी कि जी एम जो है इट मेजर्स हाउ वेल ए डिवाइस, डिवाइस या यहाँ पे कौन सा डिवाइस, यानी कि एफ यानी कि हाउ वेल एफ कैन एम्पलीफाई है सिग्नल, यानी कि कैसे, मतलब हाउ वेल, यानी कि कैसे इस सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को जो है यहाँ पे एम्पलीफाई कर सकता है, या ये यहाँ पे ये मेजर करता है, यानी कि इट मेजर्स हाउ वेल है डिवाइस या एफ कैन एम्पलीफाई एज सिग्नल। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंडिकेट करता है, जो एफ जो होता है ये कैसे, जो इट इंडिकेटर्स हाउ एन एफ इफेक्टिवली इनपुट वोल्टेज जो है ये कैसे कंट्रोल करते हैं आउटपुट करंट को, जो मैंने आपको यहाँ पे कहा, यानी कि जो ये क्या है, वी इज इनपुट वोल्टेज, आई इज द आउटपुट करंट, यानी कि हाउ इफेक्टिवली दिस इनपुट वोल्टेज वेरीज दिस या कंट्रोल्स दिस इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आउटपुट करंट, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज ये कंट्रोल किसको करते हैं, इस आउटपुट करंट को। तो ये क्या है काम किसका, ये है एफ का काम, ठीक है। और ये है ट्रांस कंडक्टेंस का कांसेप्ट। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। तो एक और यहाँ पे पॉइंट है, इस इक्वेशन से हम एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था, यानी कि सी इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम। और सेकंड पॉइंट क्या है, जिस सी इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यानी कि सी इक्विवेलेंट हम कैसे भी वेरी कर सकते हैं, अगर हम वेरी करेंगे आर का वैल्यू या सी का वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि हम डिजायर्ड वैल्यू हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं बाय चेंजिंग दिस आर एंड सी। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझाया होगा कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर जो है ये क्या है। देखिए इस सर्किट जो यहाँ पे क्या था हमारा, इस साइड से हमारा था ट्यूनिंग सर्किट, यानी कि इस साइड से इंडक्टर और इस साइड से क्या है फिर हमारा यहाँ पे कैपेसिटर, ये कौन सा ट्यूनिंग सर्किट, और यहाँ से हमने कनेक्ट किया था इसको मॉड्यूलेटर। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहाँ से निकालना क्या था, एक्चुअली में सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें निकालना था।
तो फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे अब सी इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सी इक्विवेलेंट। ये है यहाँ से ट्यूनिंग सर्किट, और ये है किसका वैल्यू, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है सी, और ये है इंडक्टर जो है, इंडक्टेंस का वैल्यू जो है ये क्या है, ये है एल। ठीक है, तो इस सर्किट के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे सी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, जो यहाँ पे एफईटी वाला सर्किट था जिसमें एफईटी था। ठीक है, तो इसके बदले हम लिखेंगे सी इक्विवेलेंट। और अब अगर हम यहाँ पे इनको यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक नया सर्किट मिलेगा यहाँ पे ऐसे। और ये होगा एल, और ये होगा सी प्लस सी इक्विवेलेंट। तो ये है पैरेलल में ये दो, तो ये पैरेलल में जो होंगे तो यहाँ पे इनका एडिशन होगा, यानी कि एल प्लस एल है यहाँ पे इंडक्टेंस, और सी प्लस सी इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस। तो फाइनली हमें ये सर्किट यहाँ पे मिला, और यहाँ पे फिर आउटपुट पे हम निकालेंगे एफएम वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये कौन सा था, डायरेक्ट मेथड यानी कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर मेथड। सो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट विल बिहेव लाइक ए कैपेसिटर। जो हमारा यहाँ पे कौन सा था, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट था इस साइड से, सो इट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। तो इसके बदले हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया, इसको हमने रिप्लेस किया यहाँ पे बाय सी इक्विवेलेंट, और इनको हमने फिर कंबाइन किया, तो फाइनली हमें यहाँ पे ये सर्किट मिला। ठीक है, और ये कौन सा सर्किट है, इसको हम कहेंगे टैंक सर्किट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे इसको रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को, कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का जो है, अगर हम ब्रीफ में इसकी वर्क जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक मिनट, देखिए अगर हम यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे, पहले हमारे पास क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और वो हमने किसको अप्लाई की, इस मॉड्यूलेटिंग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को। हमारे पास क्या थी, वी आई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से हमने क्या चेंज किया, हमने चेंज किया यहाँ पे गेट करंट, यानी कि हम कहेंगे करंट, आउटपुट करंट हम कहेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यानी कि जी एम जो होता है, ये होता है बराबर चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाई चेंज इन वी। देखिए हमने चेंज किया वी, यानी कि ये हम वेरी करेंगे वी, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेरी आई, और जब आई वेरी होगा तो इसके वजह से जी एम यहाँ पे फिर वेरी होगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे वी चेंजेड वी आई, यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और जब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल चेंज की इस वजह से जी एम यहाँ पे चेंज हो गया। जी एम क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, आई मतलब होप ये आपको समझ आया। देखिए दिस वेरिएशन इन जी एम, जो इस जी एम वेरिएशन आ गई, इसने वेरी की किसको, इसने वेरी किया सी इक्विवेलेंट। ठीक है, विच काजेस, और इस सी इक्विवेलेंट की वजह से जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो यहाँ पे चेंज हो गई। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो इसकी क्या होती है, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर जी एम इंटू आर सी, और आर इंटू सी, और एक्स किसके बराबर होता है, रिएक्टेंस किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ सी इक्विवेलेंट। देखिए अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड है, सी इक्विवेलेंट पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमने वी आई चेंज किया है। देखिए हमारा फाइनल मकसद क्या है, हमने ऑलरेडी देखा एफएम में जो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यही किसको डिसाइड करती है, इस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कैसे चेंज होगी। तो वी आई क्या है, वी आई यही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही। तो अगर वी आई चेंज करेंगे तो जी एम चेंज होगा, जी एम चेंज होगा तो सी इक्विवेलेंट चेंज होगा, सी इक्विवेलेंट चेंज होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो अगर यहाँ पे रूट देखेंगे हम, रूट का क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होने का, वो वही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि हमारे वी आई है। तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। ठीक, देखिए अब अगर हम यहाँ पे टैंक सर्किट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, टैंक सर्किट क्या होता है, टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट में हमने ऑलरेडी पढ़ा, इसमें कंडक्टर होता है, इंडक्टर होता है, और यहाँ पे एक यहाँ पे कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये टैंक सर्किट क्या करता है, यही जनरेट करता है ऑसिलेशंस, जनरेट ऑसिलेशंस। ठीक है, जनरेट ऑसिलेशन। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये एक इंडक्टर है, ये क्या है कैपेसिटर यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ पे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट, और उसकी कैपेसिटेंस क्या है, सी इक्विवेलेंट। और जिस हिसाब से ये सी इक्विवेलेंट यहाँ पे चेंज होगा, उसी हिसाब से ये वाला जो सर्किट है ये वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी। क्या करेगा, वेरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, ये करता है जनरेट ऑसिलेशन। और जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी इक्विवेलेंट चेंज होगा, उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑसिलेशन पे भी यहाँ पे असर पड़ेगा, और उस वजह से क्या है, ऑसिलेशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे वेरी करेगी, जो हमारा मेन मकसद है। ठीक है, तो यही सी इक्विवेलेंट का यहाँ पे सारा काम है, यही हम इसको फीड करते हैं किसको, इस ट्यूनिंग सर्किट को। और सी इक्विवेलेंट जब चेंज होगा, ये क्या यहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे जनरेट करेगा ऑसिलेशन विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी।
ये आपको समझ आया होगा। देखिए तो ट्यूनिंग सर्किट का काम क्या है, इसका काम ये जनरेट ऑसिलेशंस करना, और उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन वेरी करता है, वो यही सी इक्विवेलेंट करता है, जो हम इसको यहाँ से फिर देते हैं। और ये सी इक्विवेलेंट जो है, ये इक्विवेलेंट की कैपेसिटेंस किसकी होती है, ये होती है इस रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए अब अगर हम यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, कौन सी वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज वी आई अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होगी, यानी कि इफ़ वी अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव क्या करेंगे, यहाँ पे वी आई अप्लाई, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। देखिए अब आप कहेंगे ये नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज क्या है, ये मान लीजिए ये हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। देखिए ऑलरेडी मैंने बताया पहली स्लाइड में, जब हम पॉजिटिव साइकिल आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आएगा तब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसे डिक्रीज हो जाएगी। तो यही है ये पॉजिटिव, यानी कि अब अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज इसको देंगे, पॉजिटिव वी आई देंगे, तो इस वजह से क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और नेगेटिव वी आई देंगे, ये वाला नेगेटिव वी आई, यानी कि ये यहाँ पे नेगेटिव वी आई होगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। और जो ऐसा ऑसिलेटर होता है, ये ट्यूनिंग सर्किट होता है, इसको हम कहते हैं VCO, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। यानी कि यहाँ पे इन ऑसिलेशंस को कौन करता है, कंट्रोल, वोल्टेज। तो इसको ऐसे ऑसिलेटर को हम कहते हैं VCO, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। इसकी फुल फॉर्म जो है ये आप याद रखिएगा, यानी कि दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। देखिए फिर से यहाँ पे नटशल में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए फिर से समझाता हूँ, ये मान लीजिए आपकी VI है, यानी कि VI ये है VI, ये है पॉजिटिव VI, नेगेटिव VI, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर यहाँ पे हम इस सर्किट को पॉजिटिव देंगे, ये इस वजह से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। जब ये होगा नेगेटिव तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव VI। और जब ये VI चेंज होगी, यानी कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है। और दे दे कि हम इनपुट ये VI, इस VI की वजह से GM यहाँ पे चेंज होगा, और जब GM चेंज होगा इस वजह से C इक्विवेलेंट चेंज होगा। और इस C इक्विवेलेंट किसको हम फीड करते हैं फिर टैंक सर्किट को, जो कि एक VCO होता है, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर होता है। टैंक सर्किट को ये हम यहाँ पे देते हैं, और ये टैंक सर्किट क्या करता है, ये जनरेट करता है ऑसिलेशंस, क्या करता है, ऑसिलेशंस। और जब हम इस V का चेंज करेंगे, VI का वैल्यू चेंज करेंगे, यानी कि बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे फिर डायरेक्टली असर पड़ता है इस फ्रीक्वेंसी को। अब अगर हम यहाँ पे VI देंगे पॉजिटिव तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और ये नेगेटिव देंगे तो डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट ए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद है फिर सेकंड टाइप, वो है वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। अब हम वो देखेंगे वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर जो है वो क्या होता है, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर कि कैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक वैरेक्टर डायोड को एज अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि वैरेक्टर डायोड होता क्या है। देखिए ये अगर हम डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम, ये एक क्या है, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर है। इसमें पहले क्या है, यहाँ पे एक AF यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे RFC है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि हम वो भी बताएंगे कि इसकी फंक्शन क्या है। इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर है, ये यहाँ पे क्या है, वैरेक्टर डायोड है, ठीक है, VD। इसके बाद फिर से कैपेसिटर, और फिर यहाँ पे हम इस सिग्नल को हम फिर फीड करेंगे किसको, ऑसिलेटर टैंक सर्किट को, जो फिर फाइनली यहाँ पे FM यानी कि आउटपुट यहाँ पे देगा। ये क्या है, ब्लू वाला, ये एक टैंक सर्किट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, टैंक सर्किट होता क्या है। तो लेकिन यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे कि वैरेक्टर डायोड जो है ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे डायोड की बात, पहले देखिए ये है टाइप ऑफ डायोड, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायोड। लेकिन इससे पहले वैरेक्टर डायोड से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायोड क्या है। डायोड क्या है, डायोड एक PN जंक्शन होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि PN जंक्शन क्या होता है। देखिए PN जंक्शन ऐसे होता है, ये एक सिलिकॉन या किसी भी सेमीकंडक्टर से हम बनाते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं। एक साइड से हम रखते हैं इसमें पॉजिटिव चार्जेस, और दूसरी साइड से हम रखते हैं नेगेटिव चार्जेस। और इन पॉजिटिव चार्जेस को हम सेमीकंडक्टर्स में कहते हैं होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को में हम इनको कहते हैं होल्स, और ये है इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक साइड से पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड से नेगेटिव, और बीच में होता है यहाँ पे रीजन, उसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन, या हम इसको कहेंगे जंक्शन, हम इसको कहेंगे J जंक्शन। इस साइड से पॉजिटिव चार्जेस एंड वी कॉल दिस पॉजिटिव चार्ज एज होल्स, एंड इस साइड से जो है ये है नेगेटिव चार्जेस, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक PN जंक्शन है, और इसी PN जंक्शन को हम कहते हैं डायोड। इस PN जंक्शन का एक और नाम है डायोड। इस डायोड का जो सिंबल है वो है ये,
ये डायोड का सिंबल है ये, ठीक है। इस साइड से पॉजिटिव, इस साइड से नेगेटिव इसका सिंबल है। और इस पीएन जंक्शन डायोड को ही क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन, यानी कि हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और इसी डायोड का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड क्या कहते हैं, वैरेक्टर डायोड। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं बायसिंग। बायसिंग क्या होती है, देखिए बायसिंग का मतलब होता है अप्लाइंग वोल्टेज टू दिस पीएन जंक्शन। जब हम इस पीएन जंक्शन को या डायोड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज, उस चीज़ को हम कहते हैं बायसिंग करना। देखिए और बायसिंग जो है ये दो टाइप्स की होती है, ये होती है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। अब आप कहेंगे सर, पूछेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है जब हम यहाँ पे बैटरी का यानी कि सेल का पॉजिटिव करेंगे कनेक्ट इसके पॉजिटिव एंड के साथ, और नेगेटिव एंड जो है वो कनेक्ट करेंगे इसके नेगेटिव एंड के साथ। ये क्या है, नेगेटिव, यानी कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव क्या होती है, तो नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव बायसिंग में हम ये इसका अपोजिट करते हैं, यानी कि नेगेटिव हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, इसके पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव हम कनेक्ट करेंगे इसके नेगेटिव के साथ। तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। और जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है इसको हम ऑलवेज कनेक्ट करते हैं इन रिवर्स बायस, किसमें, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस। वो रिवर्स बायस का क्या मतलब है, जो इसका पॉजिटिव एंड होता है उसको हम बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे, और इसका जो नेगेटिव एंड होगा उसको हम बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो वैरेक्टर डायोड जो है ये एक रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन है या रिवर्स बायस्ड डायोड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, किसकी कैपेसिटी, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक होता है इसमें नेगेटिव प्लेट। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये इस प्लेट जैसा ही है, यहाँ से इसके क्या है पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ से क्या नेगेटिव चार्जेस, और बीच में ये गैप है जिसको हम जंक्शन कहते हैं। ये मान लीजिए आप, ये यहाँ पे जंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को हम वेरी करेंगे। देखिए इससे पहले वाला जो था इम्पेडेंस रिएक्टर, सॉरी इम्पेडेंस मॉडलेट, उसमें भी क्या काम था हमारा कि सी इक्विवेलेंट को वेरी करना विद द हेल्प ऑफ वी आई, वो हमने देखा। इसकी वजह से फिर ये कैसे वेरी होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस इसकी वेरी करेंगे, किसकी, इस वैरेक्टर डायोड की हम कैपेसिटेंस जो है वो हम यहाँ पे वेरी करेंगे, और उस कैपेसिटेंस को हम कहते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस, हम यहाँ पे इसको कहते हैं जंक्शन कैप या इंटरनल कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये वैरेक्टर डायोड जो है इसका एक और नाम है वेरी कैप। वेरी कैप, वेरी कैप का मतलब क्या है, वेरी मतलब वेरिएबल, वेरी मतलब वेरिएबल, और कैप मतलब कैपेसिटेंस, कैप मतलब कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, यानी कि वो चेंज हो जाती है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज वेरी कैप एंड इट प्राइमरीली यूटिलाइज इन, इट इज़ प्राइमरीली यूटिलाइज्ड इन द रिवर्स बायस मोड, यानी कि हम इसको यूज़ किस में करते हैं, रिवर्स बायस मोड में इसको हम यहाँ पे कैरी मतलब यहाँ पे काम कराते हैं। तो इसकी जो इंटरनल कैपेसिटेंस जो है, या हम कहेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस जो होते हैं, उसको हम वेरी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू रिवर्स बायस वोल्टेज, यानी कि जो हम इसको इनपुट वोल्टेज देंगे किस में, रिवर्स बायस में। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक वैरेक्टर डायोड है, इसका सिंबल ये है, वैरेक्टर डायोड का सिंबल ये है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डबल लाइन है, एक स्ट्रेट है और दूसरी कर्व्ड है, और ये किसका सिंबल है, ये है कैपेसिटर का सिंबल। क्या है, कैपेसिटर का सिंबल। तो सेम यहाँ पे भी है कैपेसिटेंस का सिंबल हमने यहाँ पे अटैच किया, क्योंकि जो ये वैरेक्टर डायोड है इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, वेरी होती है। तो वैरेक्टर डायोड इज रिलेटेड टू वेरिएबल कैपेसिटेंस, सो वी प्लेस हियर या वी अटैच हियर कैपेसिटर लाइक डिवाइस, ठीक है, इस डायोड के साथ। तो सिंपल अगर डायोड की जो नोटेशन है या सिंबल है वो ये है। अब अगर हम यहाँ पे कर्व्ड एक और लाइन डालेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये एक वैरेक्टर डायोड है। तो ये क्या है, वैरेक्टर डायोड, और इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, वो वेरिएबल होती है। तो आपको ये याद रखना है। और वैरेक्टर डायोड जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम FM ट्रांसमीटर्स में यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या जनरेशन ऑफ दिस FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए ये काम कैसे करता है, जो कैपेसिटेंस होती है इसकी कैपेसिटेंस वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, किसका स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर रूट V। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर V यानी कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे, और वो इनपुट वोल्टेज क्या होती है हमारी, वही होती है हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हम इसको देते हैं। So if V increases, C decreases, and if V decreases, C increases, तो कैपेसिटेंस के यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ये कैसे होता है, अगर V हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जो ये डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए ये वैरेक्टर डायोड है, ये वैरेक्टर डायोड, और ये भी क्या है, वैरेक्टर डायोड। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये क्या है, यहाँ पे जंक्शन, और ये भी क्या है, जंक्शन। जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देते हैं हम इसको नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्स बायस में है, और सेम यहाँ पे भी है यही सेम सिचुएशन। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, जब हम यहाँ पे वी आई यानी कि वोल्टेज हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, इस वजह से क्या होता है, जो डिप्लीशन जो होता है, डिप्लीशन रीजन ये इंक्रीज हो, ये बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे इसको ज़्यादा, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 वोल्टेज देंगे, और यहाँ पे देंगे हम 10 वोल्टेज। यानी ये आपको समझाने के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिप्लीशन जो जंक्शन जो है ये कम है, और यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ज़्यादा है। सो एज वी इंक्रीज दिस वी आई, जंक्शन रीजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे जंक्शन जो डिप्लीशन रीजन है ये कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब हम वी इंक्रीज यहाँ पे करेंगे, जंक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप जो है, गैप यहाँ पे बढ़ जाती है, गैप यहाँ पे बढ़ जाती है। अब अगर यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की गैप बढ़ जाएगी, उस वजह से कैपेसिटेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे वी जो होती है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हमने क्या की, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, और यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वोल्टेज है ये यहाँ पे हमने कम दी, और इस वजह से क्या होगी, डिप्लीशन रीजन यहाँ पे कम होगा, और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ऐसे काम करता है एक वैरेक्टर डायोड। अब अगर आपको ये इसकी फंक्शनल जो है वैरेक्टर डायोड की, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको समझ में आ गया, तो आपको वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर जो है वो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो हम यहाँ पे वेरी करते हैं, और वेरी कैसे करते हैं, विद दिस इनपुट वोल्टेज, जो कि हमारी क्या होती है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। सो इट इज जंक्शन कैपेसिटेंस varies inversely with the applied voltage, यानी कि C is inversely proportional to VI input voltage, यानी if VI increases C decreases, and if VI decreases C increase। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज जो है, जो ये VI जो है, ये क्या है, मतलब ये क्या होती है, इट कंप्राइज ऑफ, एक तो इसमें मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज होती है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, प्लस होता है इसमें सम डीसी सोर्स भी इसमें होता है। क्या होता है, सम डीसी सोर्स, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज प्लस डीसी सोर्स, किस इस वीआई में जो हम इसको इनपुट वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो दिस जंक्शन कैपेसिटेंस डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये सी जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट में, जो वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर का जो सर्किट है, उसमें हम ये देखेंगे, ऑलरेडी हमने वो देखा उसका सर्किट कैसा है। ये देखिए, तो इस सर्किट का, यानी कि इसकी जो क्या है, सी इक्विवेलेंट, यानी कि जंक्शन कैपेसिटेंस इसकी सी, तो वो किसको हम फीड करते हैं, यहाँ पे ये हम फीड करते हैं इस ट्यूनिंग सर्किट को। तो यही सी क्या है, यही यहाँ पे डिटरमाइन करता है, जो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ऑसिलेशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अब अगर ये क्या है, यही डिटरमाइन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ऑसिलेशन, यानी कि वेव। देयरफॉर कैपेसिटेंस एंड हेंस फ्रीक्वेंसी चेंज विद द चेंज इन मॉड्यूलेटिंग सिस्टम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखिए यहाँ पे क्या होता है फिर, वी आई जो है, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो आपकी, ये किसको वेरी करती है, सी को वेरी करती है कैपेसिटेंस के, और कैपेसिटेंस किसको फिर वेरी करता है, ये वेरी करता है फिर फ्रीक्वेंसी को, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये है कौन सा, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। सो कैपेसिटेंस एंड हेंस फ्रीक्वेंसी चेंज द चेंज इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कैसे काम करें। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि RFC जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, और इसकी फंक्शन क्या है, इट सेपरेट्स RF एंड AF सर्किट। तो RF सर्किट क्या होता है, ये वाला जो है ये आपका क्या है, ये आपका RF सर्किट है, ये वाला RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट, और ये वाला सर्किट क्या है आपका, ये है AF यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट। तो इन दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है यहाँ पे। तो ये इस साइड है, ये वाला जो है ये इस साइड है, इन दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ब्रीफ में यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि जो वेरिएक डायोड है यहाँ पे होता क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फिर से हम कंक्लूड करेंगे अब इसको, जैसे हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को किया था। देखिए होता क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है ये हम अप्लाई करते हैं थ्रू RFC कॉइल, ये हमने ऑलरेडी देखा, यहाँ से AF ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट, यहाँ से RF सर्किट। तो यहाँ से हम ये मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है ये यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कहेंगे AF। ठीक है, थ्रू अक्रॉस दिस RFC कॉइल। ठीक है, और इससे क्या होगा, फिर इससे जो कैपेसिटेंस है किसकी, वेरिएक डायोड की, वो यहाँ पे वेरी होगी, और कैपेसिटेंस की वजह से फिर फाइनली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेरी होगी। तो ऐसे आपको ये समझना है। अब अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे किसकी, इस वेरिएक डायोड की, तो एक तो क्या है ये, यानी कि हम इसकी फीचर्स या एडवांटेज देखेंगे। एक तो है ये सिंपलेस्ट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, यानी कि सिंपलेस्ट मॉड्यूलेटर है ये। और दूसरा फीचर क्या है इसका, इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन, इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक, और इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमोट ट्यूनिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमोट ट्यूनिंग, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज क्या है, जो वेरिएक डायोड है ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। क्या है, 2 टर्मिनल डिवाइस, वो आपने ऑलरेडी देखा, यहाँ का वेरिएक डायोड है, इसका सिंबल है, तो यहाँ पे इसके क्या है, 2 ही टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है 1 और टर्मिनल नंबर 2, तो इसके क्या है 2 ही टर्मिनल है। तो इस वजह से जो एप्लीकेशन जो है इसकी वो लिमिटेड है, ये लिमिटेड एप्लीकेशन में यूज़ होता है कौन, वेरिएक डायोड। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये थे 2 डायरेक्ट मेथड्स। इसके बाद फिर इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, तो ये आप खुद ही हमने ऑलरेडी मतलब डिस्कस किया, FM वेव्स की एडवांटेज क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR जो इंक्रीज है, बेटर साउंड क्वालिटी है, ठीक है, ग्रेटर रिएक्टेंस टू इंटरफेरेंस है, ये सब आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है वो क्या है, जो इनडायरेक्ट मेथड है यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर भी हम इसको कहेंगे। ये क्या है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर क्या है, ये एक इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटर है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस मॉड्यूलेशन, इन दिस टेक्निक, मॉड्यूलेटिंग टेक्निक, इसमें क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेशन वेव है, तो पहले हम इससे जो मॉड्यूलेशन वेव जो होते हैं, इससे हम पहले नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। उसके बाद ये हम फीड करते हैं किसको, एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हमें देता है फिर वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, और फिर हम ये क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो ये है किसका, ये है टेक्निक कौन सी, आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये दी थी ये वाली टेक्निक, तो इस वजह से उसके नाम पे इसका जो है नाम पड़ा आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये WBFM जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हम फिर यहाँ पे वेरी करते हैं, और वेरी कौन करता है, वो FM करता है। यानी कि ये क्या करता है, ये इस NBFM यानी कि नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो इस वजह से क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है टू दी डिजायर्ड वैल्यू, जो हमारा यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू होगा। देखिए, हम यहाँ पे थोड़ी सी जो है डायग्राम इसके हमने ऑलरेडी देखी थी इसे पहले वाले लेक्चर में। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इससे आगे हमारी बेस बैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल, पहले हम यहाँ पे किसको देते हैं, इंटीग्रेटर। यहाँ पे होता है हमारा एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर से हम फिर देते हैं किसको, नैरो बैंड फेज मॉड्यूलेटर को हम देते हैं मॉड्यूलेटर, और फिर हमें यहाँ पे मिलती है नैरो बैंड
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। इनके बीच डिफरेंस क्या है, WBFM और NBFM, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और फिर हमें फाइनली मिलती है यहाँ पे FM सिग्नल। और वो FM सिग्नल क्या होती है, वही होती है WBFM। और जो ये नैरो बैंड फेज ये है, ये इसको हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं क्या, कैरियर वेव। और ये कैरियर वेव कहाँ से आती है, ये हमें आती है ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर, तो यहाँ पे क्या करते हैं यूज, ऑसिलेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये कौन सा मॉड्यूलेटर हुआ, ये हुआ आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे एक बेस बैंड सिग्नल आते हैं, बेस बैंड सिग्नल वो हम देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटर को। उसके बाद यही सिग्नल जो है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस बेस बैंड सिग्नल वी पास ऑन दिस सिग्नल टू नैरो बैंड फेज फिल्टर एंड वो, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, NBFM यानी कि नैरो बैंड फेज मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फीड करेंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को, और जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है जो है, ये हमें देगा फिर यहाँ पे WBFM। और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करता है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है n टाइम्स किसको, इस नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो है, इनको मल्टीप्लिकेशन करता है टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी लेवल टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये है काम किसका, आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर का। और ये क्या है, ये है यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग FM वेव। तो आपको ये यहाँ पे समझना है। ठीक, आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। देखिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्या होता है, तो MF जो होता है यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसका वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे बहुत ही कम रखते हैं। क्यों, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिस्टॉर्शन। तो सो दैट जो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा वो यहाँ पे कम से कम रहे, और देयर बाय रिजल्टिंग इन NBFM। इस वजह से फिर हमें क्या निकलेगा यहाँ पे, NBFM जो है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव निकलेगी। और फिर हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी लेवल इंक्रीज करते हैं बाय n टाइम्स, वो कौन करता है, वो करता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। ठीक है, इसलिए ये जो है इसको हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग या जनरेटिंग FM वेव। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम इनडायरेक्ट ही क्यों यूज करते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट हम प्रेफर करते हैं देन डायरेक्ट यूज। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो LC ऑसिलेटर पे डिपेंडेंट है। यानी कि LC ऑसिलेटर यानी कि जिसमें क्या होगा, इंडक्टर होगा और क्या होगा, कैपेसिटर होगा, उस टाइप के ऑसिलेटर पे वो डिपेंडेंट है। और जो ये LC ऑसिलेटर होता है, ये होता है अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल। और जब ये अनस्टेबल होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी में भी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और जब फ्रीक्वेंसी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तब हम ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में जो है फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहनी चाहिए। तो ये है डिसएडवांटेज की डायरेक्ट मेथड्स की। तो डायरेक्ट मेथड की क्या डिसएडवांटेज है, वहाँ पे हम LC ऑसिलेटर यूज करते हैं जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण से वहाँ पे फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल रहेगी, और वो हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जनरेट FM हम जनरेट करते हैं यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर्स। यानी कि फेज मॉड्यूलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, फेज मॉड्यूलेशन, और इसमें क्या हम करते हैं यूज, क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, और डायरेक्ट मेथड में हम करते हैं यूज LC ऑसिलेटर। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, ये स्टेबल होता है। सो यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी इस क्रिस्टल ऑसिलेटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो हम कितना रखते हैं, वो रखते हैं हम 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास हम वो रखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज यानी कि द मोस्ट कन्वीनियंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर क्रिस्टल ऑसिलेटर इज इन द विसिनिटी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होती है, वो मच हायर होती है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, देखिए, जो हमारी ट्रांसमिटिंग वेव जो होती है, कि जो हम ट्रांसमिट करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मच हायर। क्या होती है, मच हायर देन दिस 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। और जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो यहाँ पे उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कितनी होती है 1 मेगाहर्ट्ज। और जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव होती है यानी कि जो फाइनल वेव होती है एफएम वेव जो हम ट्रांसमिट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है मच हायर देन दिस। ठीक है, इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाली सिग्नल जो है हम ये किस में फीड करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में। और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करते हैं, वो इंक्रीज करता है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि फिर हमारी कौन सी बन जाती है, हमारी एफएम वेव। और यहाँ पे ये फिर हम रेडिएट यहाँ पे करते हैं। तो आई होप यहाँ पे ये आपको समझ आया होगा। देखिए फिर से समझाता हूँ, क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज के मतलब करीब। लेकिन जो हमारी एफएम वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है। और ये हम फिर रेडिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं यूज बीच में फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, जो इस 1 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है कौन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। और फाइनली हमें मिलती है WBFM इनके वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये था कौन, आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर। तो ये क्या, ये एक इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटर है। तो यहाँ पे क्या है, सीटेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये होती है किससे, देन डायरेक्ट मेथड से, यानी कि रिएक्टेंस मॉडल और मॉड्यूलेटर और वेक्टर मॉड्यूलेटर जो है। इसके बाद है फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक डिटेक्शन ऑफ एफएम वेव। लेकिन वो हम आज यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। कौन सा, डिटेक्शन ऑफ एफएम वेव, यानी कि हम वो रिसीवर एंड पे फिर एफएम वेव डिटेक्ट कैसे करते हैं। आज हमने जनरेशन पढ़ा। देखिए आपको यहाँ पे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं, आपको फाइनल इक्वेशंस थोड़ी सी जो हमने यहाँ पे मेंशन की वो याद रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बेसिक्स में से, यानी कि कैरियर वेव क्या होती है, वो कहाँ से मिलती है, मॉड्यूलेटिंग वेव क्या होती है, एफएम क्या होती है, एएम क्या होता है, इसी तरह पीएम फेज मॉड्यूलेशन क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे है, इनकी डिसएडवांटेज क्या है, इनकी एडवांटेजेस क्या है। वही सब उन्हीं सब में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बैंडविड्थ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी तरह ट्रांसमीटर के टाइप्स वगैरह वहाँ पे आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको बेसिक्स में से ही पूछे जाएंगे। यानी कि एम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होता है, एएम में इसकी डेफिनेशन क्या है, एफएम में इसका वैल्यू क्या है, और पीएम में इसका वैल्यू क्या है, और किस किस पे डिपेंड होता है। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और मैथमेटिक्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाइए, तो बेसिक्स आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।